प्रस्तुत है रूपक वक्त का शाहकार डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल। शोध एवं आलेख राधेश्याम सोनी। अरे अरे मेरी प्यारी नटी, मेरी गुल बकावली, तू इतनी उदास क्यों है? अरे तेरे सामने मैं हूँ तो तू परेशान क्यों है? चल हट, तुझे तो हर समय ठिठोली ही सूझती है। अरे देखता नहीं कितने दिनों से अखबार में नौटंकी नहीं छप रही है। अरे तुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है? अरे हाँ, तू कह तो सही रही है। इधर कई दिनों से किसी भी अखबार में, मैगजीन में आज की नौटंकी, सप्ताह की नौटंकी या नई तर्ज की नौटंकी छप ही नहीं रही है। तो क्या उर्मिल कुमार थपलियाल हमें भूल गए हैं, या उन्हें कोई और कैरेक्टर मिल गया अपने मन की बात कहने को? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वो हमें नहीं भूल सकते। अरे भाई, 50 सालों से ज्यादा का रिश्ता है हमारा उनसे। और क्या? अरे मेरी अनारकली, देख, थपलियाल जी ने नौटंकी का नागरीकरण किया और उसमें हम नट नटी को जगह दी। हाँ। और हमारे जरिए समसामयिक विषयों पर व्यंग किया, समाज को आईना दिखाया। भला उर्मिल कुमार थपलियाल हमें कैसे छोड़ सकते हैं? मैं बहुत देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, कहिए कहिए कहिए। लेकिन आप हैं कौन? मैं भी उन्हीं का रचा एक पात्र हूँ। उर्मिल कुमार थपलियाल अपने नाटकों में, नागरी नौटंकी में वो बात जो तुमसे ना कहलवाकर सीधे दर्शकों को संबोधित करते हैं, वो मुझी से कहलवाते थे। मैं सूत्रधार हूँ। अये है, वो मुझी से कहलवाते थे। ये थे का क्या मतलब है? मैं तुम दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन हृदय पर पत्थर रखकर ये बताना पड़ रहा है कि देश की सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से व्यंग कॉलम लिखने वाले व्यंगकार, कहानीकार, कवि, नाट्य लेखक, नाट्य निर्देशक, अभिनेता और रंगकर्मी, हम सबके चहीते आदरणीय उर्मिल कुमार थपलियाल अब हमारे बीच में नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं। 80 वर्ष की आयु में उनका निधन गत 20 जुलाई 2021 को हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी बात अब कौन करेगा? हे भगवान, ये हम क्या सुन रहे हैं? साहित्य, कला, नाट्य जगत, और ये तो इन सबके लिए बहुत ही बुरा हुआ। हम तो अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए। अब हमारा क्या होगा? साहित्यकार कभी नहीं मरता। अपने रचे लेखन से वो और उसके रचे पात्र अमर हो जाते हैं। हाँ। जब भी थपलियाल जी की बात होगी, तुम्हारी बात भी होगी। क्यों रे नटी, कितना लंबा साथ था हमारा। वही तो। नौटंकी जो समाज से लगभग बहिष्कृत हो गई थी, उसको सम्मानजनक स्थान दिलवाने में थपलियाल जी का कितना कितना बड़ा योगदान है। अच्छा, एक बात बताओ, थपलियाल जी तो पहाड़ के थे, वहाँ तो नौटंकी होती नहीं। फिर वो नौटंकी से जुड़ कैसे गए मेरे प्यारे नट? मैं बताता हूँ। थपलियाल जी देहरादून में रहते हुए लोक नाट्य रामलीला से जुड़े और लोक संगीत को उन्होंने आत्मसात कर लिया। जब वो आकाशवाणी लखनऊ में समाचार प्रभाग में नौकरी के लिए 1965 में आए, तो उनको विजय वास्तव और प्रियादीन वर्मा जैसे स्थापित कलाकारों का साथ मिला। उन दिनों लखनऊ में सादतगंज में अक्सर नौटंकियां होती रहती थीं। वो उनके साथ नौटंकी देखने जाया करते। वो नौटंकी की लोकप्रियता और उसकी मास अपील से बहुत प्रभावित हुए। नौटंकी के संगीत ने भी उन्हें बहुत प्रेरित किया। अरे तुम्हें नहीं मालूम, थपलियाल जी ने नौटंकी पे बहुत काम किया। उन्हें आकाशवाणी के लिए यही 1-2 मिनट के फिलर बनाने होते थे। उसके लिए आधुनिक विषयों को नौटंकी के व्याकरण से जोड़ने लगे। हाँ। इसी से उन्हें सूझा कि पूरी रात की नौटंकी भी एक बूंद में समाई जा सकती है, और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए शहरी जनता के लिए नागरी नौटंकी का प्रयोग करने लगे। अरे आकाशवाणी, दूरदर्शन, दर्पण नाट्य संस्था के साथ उन्होंने नागरी नौटंकी के ढेरों शोज किए और शहरी समाज में इसे लोकप्रिय बनाया। देखो, उन्होंने ग्रामर तो ली नौटंकी की, पर कंटेंट था नया, समसामयिक
और प्रासंगिक, इससे जो शैली विकसित हुई उसे अगर हम नौटंकी की थपलियाल शैली कहें तो भाई गलत नहीं होगा। हाँ, अरे वाह रे मेरे गुलफाम, थपलियाल जी की संगत में तो तू भी साहित्यिक समझ रखने लगा है। अरे बातें ही करेगा या थपलियाल जी की नौटंकी के अंश भी सुनवाएगा? अरे अब पी लो। मंगलम आकाशवाणी, मंगलम दर्शक प्रभो, मंगलम विज्ञान भवनम, मंगलम नाटंकियम। आज धन्य धन्य आज सन्मुख हमरे समाज, सखियों तुम हमरी लाज। आज धन्य धन्य आज सन्मुख हमरे समाज, सखियों तुम हमरी लाज। सत्य धाम तुमरो नाम, नाम लेत सुख पावत। सत्य धाम तुमरो नाम, नाम लेत सुख पावत। तुम ही सर धरे ताज, पूर्ण धाम पूर्ण ताज। रखियो मत कुछ लिहाज। आज धन्य धन्य आज सन्मुख हमरे समाज, सखियों तुम हमरी लाज। आज धन्य धन्य आज सन्मुख हमरे समाज, सत्य धाम तुमरो नाम, नाम लेत सुख पावत। तुम ही सर धरे ताज, पूर्ण धाम पूर्ण ताज। रखियो मत कुछ लिहाज। आज धन्य धन्य अरे अरे मेरे सरताज, मेरे नटराज, बात क्या है? बहुत हंस रहे हो। अरे कौन सौतन है जिसके दिल में बस रहे हो? अरे 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 मेरी नटी प्यारी, ऐसे न मार कटारी की हो जाए मारा मारी। ये आज तो भाग्य कुछ ऐसा जुड़ रहा है कि मेरा दिल कबूतर की तरह उड़ रहा हूँ। हाय मैं मर जाऊं। हाय हाय, किस पर? आय हाय तुम पर। आज तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे हड़ताल होने पर ही दफ्तर वाले खुश हो जाते हैं। बात क्या है? कौन सा खेल दिखा रहे हो? क्या तमाशा दिखाने का विचार बना रहे हो? अरे 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 मेरी राधा रुक्मणी, ये तो संसार है। है? यहाँ कितने ही नेता अभिनेता नित नए नए खेल तमाशे दिखाते हैं। तब कहीं जाके लंच डिनर पाते हैं। हम नकलची उन्हीं की एक्टिंग कर अपना पापी पेट पालते हैं, नेकी करते हैं और दरिया में डालते हैं। अरे 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 मेरी गुल बकावली, ज्यादा जोर से ना बोल। अरे जरा अखियां तो खोल, वो देख हमारा खेल देखने कितने बाबू साहबान लोग आए हैं। अरे 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 भीड़ की रेलम पेल तो देख। अरे भीड़ की खेलम ठेल तो देख। अरे वो देख, लोग ऐसे घुस रहे हैं जैसे शहर में कोई सर्कस का खेल आ गया हो। अरे भीड़ ऐसे धंस रही है गोया के दुकान में मिट्टी का तेल आ गया हो। अरे जरा उस तरफ तो देख, कुछ लोग महंगाई की तरह ऐंठ गए हैं। ये देख, कुछ लोग भ्रष्टाचार की तरह बैठ गए हैं। हाय 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 हाय, अरे इतनी पब्लिक को देख मेरे मन में तो कोई लॉटरी का नंबर बाज रहा है। उई, मैं मरी, मेरा मन तो मोर सा नाच रहा है।
सूत्रधार जी, आप अभी बता रहे थे कि उर्मिल कुमार थपलियाल आकाशवाणी में समाचार प्रभाग में काम करते थे, लेकिन वहाँ तो इस नाम से कोई था ही नहीं। हाँ, सही पकड़े सही है। अरे भाई, मैं बताता हूँ। उर्मिल कुमार जी ही आकाशवाणी लखनऊ में सोहनलाल थपलियाल के नाम से समाचार वाचन किया करते थे। अच्छा, ये बात तब भैया ये बताओ कि सोहनलाल थपलियाल उर्मिल कुमार थपलियाल कैसे हो गए? इसकी भी एक कहानी है। सोहनलाल से पहले उनका नाम राजेश्वर था, अच्छा, जो उनकी माँ राजेश्वरी के नाम पर रखा गया था। अरे 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 अरे, ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? अरे साफ साफ बताइए ना। ये बात मैं बताऊं, इससे अच्छा होगा हम उन्हीं से उनके नामकरण की कथा सुन लें। मेरी माँ का नाम राजेश्वरी था, तो लोगों ने मेरा नाम रखा राजेश्वर। लेकिन उस समय मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ना मैंने माँ को देखा ना पिता को, तो सिर्फ लोगों से सुना कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये नाम है। कोई घर में इस तरह का अनुशासन या नहीं था, माता पिता नहीं थे। तो जब मेरा स्कूल में नाम लिखाने के लिए जब गया पहली दूसरी में, तो मुझसे पूछा गया क्या नाम लिखें, तो मुझे वो दोनों याद नहीं आए। वो ज़माना अंग्रेज़ों के विरोध में मोहल्ले में प्रभात फेरियां निकलना, वो सर एक दिन मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में एक रहते थे, उनके गले में मालाएं पड़ी हैं और लोग उनको कंधों में उठा कर ले जा रहे हैं। पता चला वो कोई स्वाधीनता संग्राम को जेल ले जाया जा रहा था। तो उनका नाम सोहनलाल अमर रहे, सोहनलाल अमर रहे। मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा। जब मैं स्कूल में गया, मैंने अपना सोहनलाल रख लिया। अब ये चलता रहा, ये मेरा ऑफिशियल नेम अभी तक ही चल रहा है। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा रहा, पढ़ा लिखा, तो लगा अपने को कि यार ये तो बड़ा पिछड़ा हुआ नाम है, तो फिर मैंने उर्मिल थपलियाल लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब मुझे पता चला, एक दफ़े मैं रेलवे का रिजर्वेशन कराने गया था, तो मेरा नाम लेडीज कंपार्टमेंट में रिजर्व हो गया, उन्होंने उसको उर्मिला थपलियाल कर दिया। तो मुझे कहा अब फिर संकट आ गया, तो मैंने फिर बीच में कुमार लगाना शुरू कर दिया। और अब तक जो मेरा पेन नेम है वो यही है। लेकिन अनेक नामों की यात्रा करते अब मुझे लगता है इसके आगे नहीं बदलने वाला। कुछ समझे मेरे प्यारे नट्टू? वो विलायती लेखक है ना शेक्सपियर, उसने कहा था नाम में क्या रखा है। गुलाब को किसी दूसरे नाम से भी पुकारो तो भी खुशबू तो उतनी ही देगा। थपलियाल जी पर ये बात 100% खरी उतरती है। अरे ये सब छोड़, तू जानती सोहनलाल थपलियाल ने आकाशवाणी 14 फरवरी 1965 को ज्वाइन किया था। और पता है उनकी पहली नियुक्ति दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में? फिर हुआ ये कि एक आध महीने में स्थानीय केंद्रों में न्यूज रीडर की जरूरत पड़ी और थपलियाल जी ने लखनऊ चुन लिया। और फिर 38 साल तक उन्होंने आकाशवाणी की सेवा लखनऊ में रह करके की। और फिर जून 2003 में वे वरिष्ठ समाचार प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हो गए। और सच बताऊं, ये लखनऊ का सौभाग्य ही रहा कि वो लखनऊ के ही होकर रह गए। तभी तो कहा है, क्या लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। वाह वाह वाह। उर्मिल कुमार थपलियाल, मेरा मतलब है सोहनलाल थपलियाल का एक लंबा सफर आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ रहा। उनके साथी उनके बारे में क्या सोचते हैं, आइए उनके आकाशवाणी के वरिष्ठतम सहयोगी श्री यज्ञदीप पंडित जी से उनके बारे में जानें। उर्मिल कुमार थपलियाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को अल्प अवधि में समेटना बहुत मुश्किल है। उनका रचना संसार बहुत विस्तृत है। वो कवि भी थे और कहानीकार भी, रंगकर्मी के साथ नाटककार भी थे। साहित्य जगत में उन्हें व्यंग्यकार और स्तंभकार के रूप में ज्यादा ख्याति मिली। उर्मिल कुमार थपलियाल व्यंग विधा के प्रख्यात हस्ताक्षर थे। छोटे छोटे वाक्यों में अभिव्यक्त बड़ी बड़ी बातें,
चुटीलापन ऐसा जो बड़ी से बड़ी समस्या में भी मुस्कुराने की गुंजाइश पैदा करते। पंचस ऐसी जगह चिपकाते थे जो सीधे व्यवस्था के मुंह पर पड़ते थे। उनके लिखे नाटक और नागरी नौटंकी समेत सभी साहित्यिक विधाओं में लिखी उनकी रचनाएं पैनी अभिव्यक्ति के साथ होती थी, जो उन्हें औरों से विशिष्ट बना देती हैं। और एक बात और जानती है मेरी प्यारी नटी, थपलियाल जी ने 10 से ज्यादा नाटक लिखे और 200 से ज्यादा नाटकों के निर्देशन किए। और वो जब कभी दूसरे नाटककारों के नाटकों को निर्देशित भी करते थे तो उसे समसामयिक बनाने के लिए उसे लगभग पूरा फिर से लिखते थे। इसीलिए उनके लिखे या निर्देशित नाटकों में थपलियाल की अपनी मौजूदगी साफ साफ दिखाई देती थी। एक बात तुम्हें और बताऊं, उर्मिल थपलियाल खुद में भी एक जबरदस्त अभिनेता थे। अरे उनकी तो रंग यात्रा अभिनय से ही शुरू हुई थी। अभिनय का ककहरा उन्होंने सीखा रामलीला से। जब वो देहरादून में रहते थे ना, तो वो अक्सर सीता का पाठ करते थे। सीता का? हाँ, सीता मैया। उनके सीता के रूप में अभिनय के सभी कायल थे। अरे सुनो तो, वो एक रामलीला में सीता का रोल करने के बाद दूसरी रामलीला में भी उसी मेकअप में जाते। अच्छा। और कभी कभी तो एक रात में 3 लीला स्थलों पे जाते थे। और यहीं से उन्हें नाट्य संगीत और लोक नाट्य की समझ हुई, रुचि जगी, जो आगे जाकर उनके बहुत काम आई। अरे भाई, ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये बातें खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में आराम से बताई हैं। सुनो। जब मैं 12-13 साल का हो गया तो सबसे बड़ा जो असर रहा मेरे जीवन में वो था कि देहरादून की रामलीलाओं में जो मैंने अपना अभिनय करना शुरू किया। मेरी प्रथम पाठशाला और अंतिम पाठशाला वही है। उन रामलीलाओं का जो मुझे प्रशिक्षण मिला वही मेरी पाठशाला है, वही मेरा विश्वविद्यालय है। मुख्यतः मुझे रामलीला में सीता की भूमिकाओं में लोगों ने बहुत पसंद किया और मैंने कम से कम 3 या 4 साल सीता का ही रोल किया। सीता के रूप में मुझे बहुत लोकप्रियता मिली और आपको आश्चर्य होगा कि मैं एक साथ 2-2, 3-3 रामलीलाओं में जाता था, क्योंकि सीता की भूमिका इतनी लोकप्रिय पूरे शहर में हो गई थी कि हर कोई कम से कम एक दिन की रामलीला जरूर मुझी से कराते थे। स्पेशली सीता हरण का प्रसंग हर कोई अपने मंच पर मुझी से कराता था। जी। थपलियाल जी का लखनऊ रंगमंच के लिए अप्रतिम योगदान है। उन्होंने प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी, जो नाट्य संस्था दर्पण के संस्थापक थे, उनकी प्रेरणा से लखनऊ इकाई की स्थापना अपने अन्य 6 रंगकर्मियों के साथ मिलकर की। दर्पण को पूरे भारतीय रंगमंच पटल पर पहले स्वयं एक अभिनेता के रूप में और फिर एक नाटक निर्देशक के तौर पर स्थापित करने में उर्मिल कुमार जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये था कि दर्पण कानपुर काम कर रहा था, तो ये ख्याल कैसे आया कि दर्पण की एक शाखा लखनऊ में भी होनी चाहिए? नहीं, वो इसलिए कि धीरे धीरे दर्पण, क्योंकि यहाँ तो बंसी कौल माने के इच्छुक से बातचीत हो चुकी थी। दूसरी बात यह है कि एक रंग केंद्र के रूप में लखनऊ ज्यादा उभर रहा था। कानपुर में यदा कदा था, वहाँ कोई भी एमेच्योर थिएटर नाम की कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं थी, तो केवल मात्र अपनी स्थापना कानपुर में दर्पण ने की और उसके ठीक 10 वर्ष बाद फिर उसकी स्थापना लखनऊ में हुई। और लखनऊ में होने से फिर दर्पण की अनेक शाखाएं मैंने खुद जाके भोपाल में की, मैंने खुद जाके गोरखपुर में की, मैंने खुद जाके सीतापुर में की, और ये काफ़ी समय तक ये संस्थाएं दर्पण के एक शाखा के रूप में बहुत अच्छा काम रहा। ये शायद 70-80 का दशक था। हाँ सूत्रधार महोदय, आप सही कह रहे हैं। दर्पण के ज्यादातर नाटक उन्होंने ही निर्देशित किए और साथ ही साथ उन्होंने अन्य कई संस्थाओं के लिए भी नाटकों का निर्देशन किया। और उनके लिखे और निर्देशित नाटकों की चर्चा तो भाई पूरे रंग जगत में होती है। और तुम्हें एक बात और बतावें नटी, बताओ। उनके सफल नाटकों में ज्यादातर नाटक संगीत और गायकी प्रधान हैं।
अब अगर उनके चर्चित नाटकों की चर्चा करें तो उनमें खास है वदन, नई तर्ज की नौटंकी, अबू हसन, यहूदी की लड़की, वीर अभिमन्यु, हरिश्चंद्र की लड़ाई, हम फिदाए लखनऊ, कनुप्रिया, गुलाब बाई और न जाने कितने और। हाँ, तुझे तो सब पता है। अरे पता क्यों नहीं होगा, हा? इतने बरसों का साथ जो हमारा उनका रहा नटी। और पता है, संगीत प्रधान नाटकों के अलावा भी उनके निर्देशित और भी कई नाटक हैं, वो बहुत चर्चित रहे, जिसमें खास हैं किसी एक फूल का नाम लो, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, गुफाएं, हनीमून, खूबसूरत बहू, कमला, कुत्ते, कन्यादान, मुख्यमंत्री, कागजी है पैरहन वगैरह वगैरह वगैरह। और तो और उनके कई नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मशहूर नाट्य महोत्सव भारंगम में भी खेले गए थे। और हाँ। तुम्हें एक सबसे खास बात बताएं, 1984 में थपलियाल जी ने लिखा था नाटक हरिश्चंद्र की लड़ाई। हाँ, लिखा था। खुद ही निर्देशित भी किया था। और ये नौटंकी देश भर के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब में हुई। और इसकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्पण की इस प्रस्तुति को दूरदर्शन दिल्ली ने 33 सालों के बाद एक बार फिर से रिकॉर्ड किया और प्रसारित किया। इसका एक अंश तुम्हें सुनवाएं? ए मुए, नेकी और पूछ पूछ। अरे मैं तो कब से सुनने को बेताब हूँ। देवियों और सज्जनों, धन्यवाद कंपनी के कि आप आए मगर अपनी बहू को घर ही छोड़िए। अबे सभ्य समाज की बहू बेटियां नौटंकी तमाशा में ना ही जात हैं। काहे? उनका घर में कोई दूसरा नौटंकी रचात है। अबे खामोश, बे तू खामोश। बली की जय। हाँ तो श्रीमान देवे इधर ध्यान। श्री श्याम देवाय नमः। पेशे खिदमत है उस्ताद इंद्रमन और पंडित नथाराम गौड़ की ये नौटंकी दौड़ की नाम है संगीत हरिश्चंद्र उर्फ गुलशन का नाम। ये रहे इंद्र भगवान। अरे ये तो हैरान है, हलकान है। अबे चुप। राजा हरिश्चंद्र के सत्य तप से परेशान है और कहा भी है क्या? चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत ब्योहार पैतृवत हरिचंद को टरे न सत्य विचार। इतने में आए विश्वामित्र मुनिराज। खुश हुई गई इंद्र महाराज। चलो मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान, कहिए देवराज इंद्र, क्या हाल समाचार? जतन कहा मुनिवर करो, संकट कठिन कराल। हे जी सतधारी भारी भयो, वो अवधपुरी भूपाल। सुना हरिश्चंद्र के यज्ञ का तस्किरा, सुना हरिश्चंद्र के यज्ञ का तस्किरा। तब से दिल को तसल्ली सबर ही नहीं, कोई स्वर्ग में ना नरलोक पाताल में, इस जिक्र के सिवा कुछ जिक्र। उनके एक और नाटक यहूदी की लड़की की याद दिलाना जरूरी है। ये नाटक उर्दू में था और पारसी शैली का। इस नाटक को भी अपार सफलता मिली। तुम लोगों को याद तो होगा कि कैसे इसके शोज हाउसफुल हुआ करते थे और दर्शकों को खड़े होकर भी नाटक देखने में कोई परहेज नहीं था। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। याद ही नहीं है बल्कि इसकी नायिका राहील के डायलॉग तक याद हैं। अगर यही करना था,
आगे बढ़कर धोखा ही देना था तो एक भोली भाली सीधी सादी लड़की को, जो अपने बाप से मोहब्बत करने के सिवा और किसी की मोहब्बत से वाकिफ ही न थी, एक मासूम बच्चे की तरह जवान होकर भी इन जहरीली बातों से खबरदार न थी, उसके सामने दो जानू बैठकर आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर क्यों मोहब्बत का यकीन दिलाया, क्यों उसकी जिंदगी के आबे हयात में झूठी मोहब्बत के इजहार से जहर मिलाया। तुम ही हो फूंक डाला साथ दिल के जानो तन जिसने, बिगाड़ा मेरा घर जिसने, उजाड़ा ये चमन जिसने। तुम अपना जुल्म आकर उस दिले रंजूर से देखो, हमारा घर जले और तुम तमाशा दूर से देखो। अच्छा, बस तुम्हें को राहिल के डायलॉग याद है? अरे हमें भी कम न समझो, हाँ हमारी चमक चलो, हमें भी अजरा यहूदी के डायलॉग अच्छी तरह याद है। हाँ तो सुनाओ सुनाओ। हाँ, सुनाओ। जाओ मगर ये सुनते जाओ, जिस वाहिदो बरतर खुदा को गवाह मानकर तुमने इस भोली भाली लड़की को धोखा दिया है, जिस कहार जब्बार खुदा के पुरजलाल नाम की कसमें खा खा कर तुमने इसे ठगा है, वो अजमत और जलाल वाला खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस बेदर्दी से तुमने इस गरीब मासूम के दिल को तोड़ा है, वो तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ उसका खैरो अजल तुम पर नाजिल हो। जाओ जाओ और जहन्नुम वासिल हो, खुदा ही अब इसका लेगा बदला, जो दुख दिया तूने इस दिल जले को, उसी के हाथों में सौंपता हूँ मैं अपने तेरे मामले को। थपलियाल जी ने नौटंकी पर भी बहुत काम किया। परंपरागत नौटंकी के शिल्प को समझने के लिए नौटंकी की महान कलाकार कमलेश लता और पद्मश्री गुलाबबाई के साथ बहुत काम किया। नौटंकी की पहली महिला कलाकार गुलाबबाई जी के जीवन संघर्ष से थपलियाल जी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने आसिफ अली के गुलाबबाई पर लिखे नाटक का निर्देशन किया। औरत की जंग नाम के इस नाटक को भारत में पहली बार हुए 8वें थिएटर ओलंपियाड में मंचन हेतु चुना गया। इसमें गुलाबबाई की प्रसिद्ध गायकी की बानगी थी। लो तुम भी सुनो। वाह क्या बात है।
अब तुम्हें एक बात और बताऊं, उर्मिल कुमार थपलियाल को पुरस्कार भी बहुत मिले। दिल्ली की केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने सन 2010 में नाट्य निर्देशन वास्ते उन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, और इसके पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अकादमी पुरस्कार रत्न सदस्यता से सम्मानित किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सबसे बड़े पुरस्कार यश भारती से भी उनको सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात बताऊं तुमको, नाट्य गुरु के रूप में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, श्री राम सेंटर, वही नई दिल्ली वाला, उसमें अतिथि प्रवक्ता रहे और उनकी चयन समितियों में विशेषज्ञ के रूप में रहे। अरे उन्होंने ढेरों वर्कशॉप आयोजित की और युवा रंगकर्मियों को तैयार किया। थपलियाल जी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के भी विशेषज्ञ सदस्य रहे हैं। भाई देखो, थपलियाल जी का तो मानना था कि कलाकार के लिए जितना रंग कर्म जरूरी है उतना ही रंग चिंतन भी जरूरी है। पता है वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि टेलीविजन में आदमी बहुत छोटा दिखाई देता है, फिल्मी पर्दे पर बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन रंगमंच पर आदमी आदमी दिखाई देता है। अब सोच लो तुम कि वो रंगमंच को कितना महत्व देते थे। रंग कर्म में थपलियाल जी ने अपना सारा जीवन लगा दिया। अंतिम समय में भी वो एक नाटक कथा का निर्देशन करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी और कोरोना के चलते उनकी ये इच्छा मूर्त रूप नहीं ले पाई। रंगमंच के प्रति उनका ये समर्पण भाव अनायास ही नहीं आया। रंगमंच के जीन्स तो उन्हें अपने बाबा और गढ़वाल के आदि नाट्यकार श्री भवानी दत्त थपलियाल जी से मिले, जिन्होंने जय विजय और भक्त प्रहलाद जैसे नाटक 1911-13 में ही लिख दिए थे। इस बात का जिक्र स्वयं उर्मिल जी ने एक इंटरव्यू में किया। आपके साथ तो हमें लगता है कि विरासत में आपको मिला है, क्योंकि जिस परिवेश में आप रहे पले बड़े, उसमें हम दर्शकों को ही बताना चाहेंगे कि आपके दादाजी जो थे भवानी दत्त थपलियाल जी, उन्होंने जिस तरह से गढ़वाल नाटक की जब उस दृष्टि से बात करते हैं तो उसको उठाने में, उभारने में, बल्कि उसका एक पहचान दिलाने में पूरी तरह से श्रेय योगदान उन्हीं को जाता है। जी, उसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा। सही कहा आपने जी। उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त 2 नाटक लिखे, प्रहलाद नाटक और जय विजय नाटक। ये तब लिखे जब 1911 में जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी लिख रहे थे। 2 अलग अलग छोर, आज तो दुनिया बहुत सिमट गई है, वो थे वाराणसी और वो थे गढ़वाल में, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति एक जैसी कैसे हो सकती है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। वो अंग्रेजी सत्ता के बहुत विरोध में थे, बहुत विरोध में, जबकि सरकारी नौकर थे और कलेक्ट्रेट में काम करते थे। तो अंग्रेजों के शासन में एक सरकारी पद पर काम करते हुए अंग्रेजों का विरोध कैसे किया जा सकता है, तो उन्होंने मिथक लिया, प्रहलाद को बनाया भारत और हिरण्यकश्यप को बनाया ब्रिटिश शासन। और इतना भयंकर व्यंग्य है कि अमृतलाल नागर जी ने जब वो नाटक मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि भारतेंदु जी की अंधेर नगरी चौपट राजा के बाद कोई भी सशक्त व्यंग नाटक है तो वो प्रहलाद नाटक है। जय विजय नाटक उनका था, वो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन ये आज तक कहा जाता है कि गढ़वाल का आदि नाटक है, पहला प्रकाशित नाटक। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता है कि उन्हीं की कोई ऐसा गुण उनके डीएनए से कुछ आया कि मेरी प्रवृत्ति वहाँ हो गई। थपलियाल जी रंगमंच के गुरु के साथ साथ उसके विद्यार्थी भी थे। पूछो कैसे? पूछो। अरे उन्होंने बोलियों के रंगमंच पर शोध किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 98 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बोलियों के रंगमंच पर उन्होंने शोध करने का उद्देश्य ये बताया कि भाई हमारी बोली का रंगमंच कभी सामने ही नहीं आ पाया। देखो, बोलियों में मिठास है, भाषा का अनुवाद तो हो सकता है, लेकिन बोलियों का नहीं, क्योंकि इसमें एक पन है। लोकोक्ति, मुहावरे, लोक भाषा, गीत, इन सब ने मिलके शोध के लिए थपलियाल जी को प्रेरित किया और वो डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल हो गए। जब मैं बड़ा हो गया, थोड़ा और कुछ सीखा समझा, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ लोक नृत्य और लोक गीतों पर या लोक मानस पर बहुत चर्चा हुई है, लेकिन लोक नाट्यों पर बिल्कुल नहीं हुई। तो
और मुझे लगा कि ये जो बोलियों की चीज़ है, क्योंकि बोली में अब भी मिठास है। हमारी बोलियों का रंगमंच कभी सामने नहीं आ पाया, अब तो थोड़े बहुत प्रयास हो रहे हैं। हम लोग भाषा के नाटक करते रहे हैं, लेकिन बोली में जो एक आत्मीयता है, क्योंकि आप भाषा का अनुवाद तो कर सकते हैं, लेकिन बोली का अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें एक जो पन है, एक जो लहजा है, वो बोली में ही होता है। वो बहुत आत्मीयता, बहुत स्थानीय, बहुत प्राकृतिक, इसलिए बहुत ओरिजिनल रहता है। तो मैंने उस पर ध्यान दिया और बाद में फिर मैंने बोलियों के रंगमंच पर थोड़ा सा, और फिर अपने दादाजी पर, उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर मिला जुला कर मेरा शोध ग्रंथ मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 98 में पूरा किया। तो एक तरह से लगातार, चाहे शिक्षा में हो, चाहे देखने में हो, चाहे रहन सहन में हो, लोक का प्रभाव आता रहा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उसी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगा और फिर ये यात्रा चल पड़ी। उर्मिल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। नाटककार होने के साथ वो एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी अनेकों कविताएं छपीं और चर्चित हुईं। वो कविता का मर्म समझते थे और अपने नाटकों में भी उनका बहुत सुंदर प्रयोग करते थे। जैसे उन्होंने अपने लिखित नाटक हरिश्चंद्र की लड़ाई में दुष्यंत कुमार और धूमिल की कविताओं का सहज सटीक प्रयोग किया। अरे, तो क्या वो कविताओं का रंगमंच करते थे? नहीं, वो कविताओं को नाटक में एक पैने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। कविता को रंगमंच पर करने के संबंध में उन्होंने नाटक कविता कोलाज के मंचन के अवसर पर संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। रंगमंच की जो विभिन्न विधाएं हैं या अभिव्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कविता ही है, क्योंकि साहित्य के सभी उपक्रमों में, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो संस्मरण हो, चाहे वो निबंध है, अगर संवेदना कहीं बची है आज भी तो सिर्फ कविताओं में। और हमारी सारी कलाओं को, संस्कृति को, रंगमंच को इस भीषण संकट के समय में अगर कोई बचा सकता है तो कविता की संवेदना, कविता का मर्म, उसका अर्थ नहीं, क्योंकि कविता के मायने कुछ नहीं होते, कविता का तो मर्म होता है, कविता के भीतर की आत्मीयता होती है, उसका संवेदनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। तो रंगमंच में संवेदनशीलता अगर बनी रहेगी तो जीवन बना रहेगा, रंगमंच तब भी बना रहेगा। आज के सारे इन छात्रों ने बहुत कम समय में जो कविता से परिचय किया, जाहिर है बहुतों को ये कविताएं एक स्टेटमेंट लगी होंगी, बहुतों को लगा होगा कि कविता का इनेक्टमेंट क्यों किया जाए, कविता को कविता ही क्यों न रहने दिया जाए, क्योंकि कवि सम्मेलनों में जब आप कविताएं पढ़ते हैं तो उसका अभिनय नहीं होता। लेकिन रंगमंच के विद्यार्थी के लिए मर्म तक पहुंचने का अभ्यास है कविता पढ़ना, कविता कहना सीखना और कविता को दर्शकों के सामने दिखाना। धन्यवाद, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी प्यारी नटी, तुम्हें एक बात और बताएं जो नहीं मालूम है। बोलो। थपलियाल जी कवि गोष्ठी में भी जाते थे। एक बार का उनका स्वयं का किया हुआ कविता पाठ सुनोगी? सुनो। हाल दिल मैं बयान कर दूं, कौन कहता है मैंने दिल नहीं लगाया है, कौन कहता है मैंने दिल नहीं लगाया है, ये बात और मोहब्बत मेरी मशहूर है। यूं तो जीना भी है एक कौशल, कला नहीं, यूं तो जीना भी है एक कौशल, भावना आवरण हो रही है, भावना आवरण हो रही है मित्रों, पर चूंकि जीवन में कविता नहीं है, जिंदगी व्याकरण हो रही है। पहाड़ से तो थपलियाल जी का जन्म से ही संबंध था। एक समय था जब पहाड़ पर लोग अपने सगे संबंधियों के पोस्ट कार्ड संदेशों का बेचैनी से इंतजार करते थे। अरे तुम्हें याद है ना वो समय? उन संवेदनाओं पर थपलियाल जी ने कविता लिख डाली, पहाड़ और पोस्ट कार्ड।
अभी हाल में थपलियाल जी की पुत्री रितुन मिश्रा ने स्वयं अपने स्वर में इस कविता का पाठ किया है। लो तुम भी सुनो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापा की कलम से उनकी लिखी एक कविता जिसका शीर्षक है पहाड़ और पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड उन दिनों खबर लाता था, अफवाहें नहीं। पढ़ने के बाद पूजा घर में रख दिया जाता था चिट्ठी को। पोस्टमैन भैया, मेरी कोई चिट्ठी है क्या? हाँ है तो, पर तू पढ़ेगी कैसे? पढ़ लूंगी, तुम दे तो दो बस। पोस्टमैन ने दे दिया एक खाली पोस्ट कार्ड। उसने देखा और उस खालीपन को आंखों से चूम लिया। घर का इतिहास भूगोल होते हैं पोस्ट कार्ड। कंजूस की कमाई की तरह उन्हें सहेजे रखते हैं हम, संदूक में, पोटले में, पर अक्सर याद नहीं रहता कि रखे कहाँ हैं। बरसों के बाद खोली गई अलमारी में किताबों के नीचे मुझे मिला एक पोस्ट कार्ड। पता मेरा था, पर पूरे पोस्ट कार्ड में हर जगह पापा 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 ही थे। तुम लोग ये जानकर चकित हो जाओगे कि थपलियाल जी ने कहानियां भी लिखी। उनकी लघु कहानियां उनके व्यंग्य की तरह ही बहुत पैनी और मारक होती हैं। उनकी एक लघु कथा गेट मीटिंग की बहुत चर्चा हुई। मेरे पास वो है, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? हाँ हाँ, काहे नहीं, हम पढ़ेंगे। हाँ, बड़ा आया। चल हट फिट्टे मुंह, मैं पढ़ूंगी। नहीं, मैं क्यों लड़ रहे हो भाई? ऐसा करो, तुम दोनों ही मिलकर पढ़ो। अच्छा चलो, ये ठीक है। हमेशा की तरह गेट मीटिंग थी। बैठे हुए मजदूरों के चेहरे पर एक औपचारिकता थी, शिथिल, क्लांत और बासी तिबासी। आज बाहर से यूनियन के एक जुझारू नेता आने वाले थे। वे आए, चेहरे पर क्रांति की चमक थी। मजदूरों ने तालियों से उनका स्वागत किया। मजदूरों की दशा देखकर पहले वो द्रवित और फिर क्रोध में हो गए। लंबा चौड़ा भाषण न देकर वे सीधे पॉइंट पर आ गए। उन्होंने चीख कर पूछा, क्या तुम्हारे घर में राशन है? नहीं। रहने को घर है? नहीं। पहनने को कपड़ा है? नहीं। कुछ पैसा वैसा? नहीं। अरे तो तुम्हारे पास माचिस है? हाँ है। तो जला क्यों नहीं डालते इस व्यवस्था को अभी इसी वक्त? माचिस में तीलियां नहीं है। इस लघु कहानी का पंच व्यवस्था के मुंह पर पढ़कर उसे टेढ़ा करने की क्षमता रखता है और मजदूर आंदोलनों और ट्रेड यूनियनों की वास्तविक स्थिति को बयां करते हुए उनकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो देखा थपलियाल और उसकी धार। थपलियाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जितना भी कहा सुना जाए कम है। उन पर बात होती रहेगी। आज के रंग कर्म और साहित्य के शोधकर्ता उनके साहित्य पर शोध कर उनके अनछुए पहलुओं को सामने लाएंगे। आज डॉक्टर थपलियाल भले ही सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी रचनाओं के जरिए हमेशा हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि जिस तरह आत्मा अजर अमर है, उसी तरह एक साहित्यकार का साहित्य भी सदैव उसके चाहने वालों के बीच मौजूद रहता है, उन्हें दिशा दिखाता रहता है। सभी रंगकर्मियों, साहित्यकारों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के उनके साथियों तथा उनके सभी प्रशंसकों की ओर से थपलियाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी आप सुन रहे थे रूपक वक्त का शाहकार डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल। शोध एवं आलेख राधेश्याम सोनी। वाचन स्वर डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुमधर सुशील बैनर्जी। संयोजन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।